उत्तराखंड की धराली में हुई आपदा के 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरों का आना अब भी बंद नहीं हुआ है। पूरे अगस्त में लगातार जगह जगह भारी और निरंतर बारिश हुई है, खास तौर से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, जिससे न केवल नदियों में बाढ़ है बल्कि भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। उधर हिमाचल और जम्मू कश्मीर से भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हृदेश जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। हिमालयी क्षेत्र में लगातार चल रही भारी बरसात और उससे हो रही आपदा पर हमारी कवरेज जारी है। आज बातचीत करने के लिए जाने माने भूविज्ञानी वाईपी सुंदरियाल हमारे साथ हैं। मैंने वाईपी सुंदरियाल जी से बातचीत में पहली चीज ये पूछी कि क्या बरसात थमने के साथ जो भूस्खलन का खतरा है वो कुछ कम होगा या नहीं। जी। देखिए, ऐसा है कि हिमालय में जो है पूरा, आप जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश, या मैं तो पूरा हिंदू कुश हिमालय की बात कर रहा हूँ। इस हिंदू कुश हिमालय में जो कुछ भी आज हो रहा है उसके लिए ठीक है, कल क्लाइमेट चेंज एक हमारे पास एक बहाना है कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब हो रहा है। लेकिन ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स जो है वो ज्यादा, इसमें क्लाइमेट चेंज से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अब जहां तक बारिश की बात है, बारिश के दिनों में तो भूस्खलन होता ही है। लेकिन अभी जो, अगर बारिश रुक भी जाती है, मान लीजिए आपका सितंबर 15 तारीख को आमतौर पे कहा जाता है कि मानसून विदा हो जाता है। लेकिन हमने देखा है 2010 में कि सितंबर के महीने इतना रेनफॉल हुआ कि जो आपका ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ हाईवे था, ये 22 दिन बंद रहा 2010 में। और उस पे हम लोगों ने एक छोटा सा शोध पत्र करंट साइंस में पब्लिश किया था। अब जब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बारिश बंद हो जाती है, तो इतना जो पानी बारिश का जो है वो उसने इतना सैचुरेशन कर दिया है पूरे हिल्स को। अब जब धूप पड़ेगी तो फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया होगी, और उस दौरान जो है क्या होगा कि लैंडस्लाइड भी होंगी और बड़े बड़े बोल्डर्स भी गिरेंगे, और उससे जो है निश्चित रूप से जनहानि की संभावना है। इस क्षेत्र में आप लोगों ने जो उत्तरकाशी से गंगोत्री तक का इको सेंसिटिव जोन है और चारधाम यात्रा मार्ग के लिए प्रस्तावित यहाँ पर प्रोजेक्ट भी है। आप लोगों ने एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट है जो ये कहती है कि यहाँ पर कई भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं। लेकिन आपने विशेष रूप से जो रिपोर्ट दी थी, हम जानना चाहेंगे कि उसके क्या ऑब्जर्वेशन, उस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स थी आपकी। देखिए, उसमें दरअसल में हम लोग जो है उस एरिया में हमने थोड़ा बहुत काम किया। डॉक्टर नवीन जुयाल ने ज़्यादा काम किया वहाँ पे। लेकिन जैसे भटवाड़ी है, तो भटवाड़ी में पूरा एक सिंकिंग जोन है। नेशनल हाईवे पे जो है धीरे धीरे वो जमीन धंस रही है। तो सिंकिंग जोन वहीं पे होता है कि जहाँ पे अनस्टेबल एरिया होता है, और पैलियो लैंडस्लाइड जिसको हम बोलते हैं कि पुरानी कोई लैंडस्लाइड होगी। और उस पुरानी लैंडस्लाइड में होता क्या है कि जब बारिश होती है ना, तो अब लैंडस्लाइड है तो उसमें बड़े पत्थर भी है, छोटे पत्थर भी हैं, क्ले भी है, सॉइल भी है। तो वो क्ले सॉइल जो है वो पानी के साथ परकोलेट डाउन करके नीचे चली जाती है, और उसके द्वारा जो छोटा छोटा स्पेस, वैक्यूम जो क्रिएट हो जाता है, उसको बड़े बोल्डर और जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस है वो धंसना शुरू हो जाती है। तो भटवाड़ी में करीब करीब 500-600 मीटर का एरिया जो है, आज से नहीं, ये 3-4 साल पहले से धंस रहा था। इसको धंसते हुए काफी टाइम हो गया। और ऐसी जगह में आपके पास या तो आप वाइडक्ट बनाएं या ब्रिज बनाएं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि आपने नदी के किनारे सारी सड़कें, हमारे यहाँ जो हैं सारे रिवर वैलीज में हमारी सारी रोड्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं पे तो बिल्कुल नदी के साथ साथ ये सड़कें हमारी जा रही हैं। और क्या होता है, जब नदी में पूरा बहाव होता है वो अपने कोर्स को पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है, तो वो टो इरोजन करती है, और उससे हमारी सड़कें जो है वो चली जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार जो है वाइडनिंग की बात कर रही है, हम कहते हैं कि हिमालय में आप हमको सेफ रोड दीजिए। हमको चौड़ी सड़क नहीं चाहिए, सेफ सड़क दीजिए। और सेफ सड़क
यहाँ जो टूरिज्म में लोग आते हैं, दर्शन के लिए चार धाम में आते हैं, उनके लिए भी सेफ है। और हमारा जो एक देश में जो एक बड़ी चिंता इस बात की होती है कि हमारा पड़ोसी देश जो है वो उसके उसके कारण हमको जो है अपनी स्ट्रेटेजिक और सैन्य तैयारी के लिए इंस्ट्रूमेंट ले जाने हैं। तो उन अच्छी सड़कों से ये सब काम हो सकता है। हमको 12 मीटर 13 मीटर चौड़ी सड़क क्यों चाहिए? और अगर वो चौड़ी सड़कों के बाद ऐसी लैंडस्लाइड होती रहेंगी, ऐसी जो है सब्सिडेंस रोड में होता रहेगा, और अनफॉर्चुनेटली अगर दुर्भाग्यवश हमको किसी अटैक का सामना करना पड़ता है, तो जिस सड़क के लिए आज हमें तर्क देते हैं कि ये सड़क चौड़ी होंगी तो हमारा जो है डिफेंस का जो जो बारूद गोला या टैंक है वो इस रास्ते जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? चीन जो एक बहुत एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, बहुत विस्तारवादी देश है, उससे निपटने के लिए बहुत ही होशियार रणनीति की जरूरत है। और उसका एक हिस्सा वो है जो आपने कहा कि हम सड़क को उतना ही चौड़ा बनाएं जितनी सड़क चौड़ी हमारी सस्टेनेबल है, ताकि वो हमें उपलब्ध रहे हर वक्त, संकट के वक्त वो सड़क हमें उपलब्ध रहे। ना कि एक चौड़ीकरण के नाम पर हम ऐसी सड़कें बनाएं जो बार बार बहती और टूटती रहे, और जिन पर निर्भरता की जो है हम हमेशा आश्वस्त नहीं रह सकते। आपने अपने वार्तालाप में अभी ये कहा कि आप पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए चिंतित हैं। दूसरी बात आपने ये कही कि आप जलवायु परिवर्तन एक बहाना है जिसके पीछे हम छुप नहीं सकते, एक सच्चाई है लेकिन उसके पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या हम ये कह सकते हैं और क्या वो कारण है कि आपदाएं जो हैं वो मानव जनित हैं और हमने ही बुलाई है? हाँ, देखिए ऐसा है, पूरा हिमालय एरिया जो है, क्योंकि हिमालय विश्व का सबसे यंग, जिसको हम कहते हैं सबसे जवान एक पर्वत श्रृंखला है। और इसका निर्माण जो है वो एक टेक्टोनिक फोर्स की वजह से हुआ है। अभी भी हिमालय उठ रहा है। आपको याद होगा कि अभी जो एवरेस्ट की हाइट नापी गई तो 86 सेंटीमीटर एवरेस्ट बढ़ गया है। तो हिमालय स्टेबल तो है ही नहीं। क्लाइमेट और सेस्मिसिटी के कारण जो है ये हाईली सेंसिटिव है। अब ऐसे सेंसिटिव एरिया में अगर हम लोग जो है वैज्ञानिक तरीके से काम नहीं करेंगे, तो फिर जो है ये ऐसी आपदाएं तो आती रहेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि सबको पता है कि कौन सी साइट्स स्टेबल है और कौन सी अनस्टेबल है। अगर नहीं पता है तो हम लोग अपनी जो है सेवाएं बगैर किसी मानदेय के देने को तैयार है। क्योंकि सबसे तो बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है कि यहाँ का जो भूवैज्ञानिक है या भूगोल को जानने वाला है, उसको हम इग्नोर करते हैं। हम आईआईटी से लोगों को बुलाते हैं ये मान करके एक्सपर्ट हैं। अब जिनको यहाँ के भूगोल और भूविज्ञान का ज्ञान ही नहीं है, वो लोग जो है अगर अपनी सलाह देंगे और उसके अनुसार अगर कार्य होंगे, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। ऐसा तो नहीं है कि जो यहाँ अ, आपके पास लोकल में जो भूवैज्ञानिक हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही लोग कई भूवैज्ञानिक हैं जो जानते हैं, जिन्होंने हिमालय को देखा है और जो समझते हैं हिमालय को कि यहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप उनकी राय को जो है अगर जब तक तवज्जो नहीं देंगे, तब तक जो है ये इस घटनाएं रुकने वाली नहीं है। आपके सहकर्मी डॉक्टर नवीन जुयाल, जो खुद एक भूविज्ञानी है और हिमालय को जानते हैं, उन्होंने तो आपकी बात से एक कदम आगे बढ़ के कल पोस्ट किया है और ये कहा है कि भूविज्ञानियों की भी मत सुनिए, आप वहां के लोगों की सुनिए। यू डू नॉट नीड ए रॉकेट साइंस फॉर दिस। उनकी बात सुनने से भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन बिल्कुल आप जो बिल्कुल, कह रहे हैं देखिए। वो एक दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग हार्वर्ड, प्रिंसटन और आईआईटी से लोगों को लाना चाहते हैं, जो गलत नहीं है, इंटरेक्शन उनके साथ भी हो, और लोकल जो नॉलेज है उसको इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ। श्रीनगर में जो चौरास एक पुल है, मतलब जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस बना है चौरास, उसको श्रीनगर से जोड़ने के लिए एक पुल जो है वो स्वीकृत हुआ प्लानिंग कमीशन से। इसको लगभग लगभग मेरे ख्याल से 20 साल के करीब हो गए होंगे। और उसमें जो है जो वो थे क्या नाम, अ, जो ब्रिज का जो अमाउंट आया था, तो उस समय भुवन चंद खंडूड़ी जी जो है वो केंद्र में परिवहन मंत्री थे। राइट। और उन्होंने 4 ब्रिज, 2 कुमाऊं मंडल के और 2 गढ़वाल मंडल के लिए स्वीकृत किए थे। जो बजट अब था उसको स्वीकृत जो किया। बजट था उसमें 4 पुल जो है उन्होंने स्वीकृत करवाए थे, प्लानिंग कमीशन से उसका पैसा आया।
अब हुआ क्या कि जब चौरास वाला पुल बन रहा था तो मैं रोज उस वहां पे झूला पुल था, स्कूटर से हम जाते थे, मैं रोज उसको देखता रहता था। और मैंने ये देखा कि वो बीच से झुक रहा है। हम्म, तो उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन उस पर लिंटर पड़ना शुरू हो गया, वो चौरास का पुल टूट गया। और ये उसमें श्रीनगर की तीन बात चार आप बता लोग। रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं, हाँ ये बात मैं आप श्रीनगर की बता रहे हैं हाँ जो गढ़वाल में है। श्रीनगर गढ़वाल की बात बता रहा हूँ मैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि आईआईटी बीएचयू के एक एक्सपर्ट को बुलाया गया। और फॉर्चुनेटली जो है मैं भी उस मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो है आईआईटी के एक प्रोफेसर है। तो मैं भी उनके पास नीचे गया। और मैंने कहा सर आपको क्या लगता है, तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे मुझे बड़ा मतलब कष्ट हुआ, क्योंकि कष्ट इसलिए हुआ कि उसमें कोई टेक्निकल एडवाइस नहीं थी। उन्होंने क्या कहा कि इसका 110 मीटर का जो हैंगिंग स्पैन है, इसके नीचे एक पिलर होना चाहिए। जिस बात को मतलब जो आपने नवीन जुयाल जी वाली बात कही, कौन नहीं जानता है कि यहाँ हैंगिंग स्पैन अगर ज्यादा होगा तो जो है पुल झुक सकता है। ठीक है। तो अब उसको उस प्रोफेसर को न जाने उस समय कितना पीडब्ल्यूडी ने जो है ऑनरेरियम दिया, फिर वो बाई एयर आए होंगे, उनको महंगे होटल में ठहराया होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमने हमने देखी हुई चीजें हमारी हैं। और फिर वही हुआ, उन्होंने एक पिलर थोड़ा बीच में डाला, हैंगिंग स्पान कम किया और दोबारा, लेकिन वो कम से कम 20 करोड़ रुपया जो है आपका अलकनंदा में बह गया। हम्म। अगर आप मुझे चार या पांच वो चीजें बता सकें, चाहे वो एंगल ऑफ स्लोप समझा सकें लोगों को, चाहे वो किस तरह से तोड़फोड़ करते समय ये सोचना है कि नदी भी प्रभावित ना हो, तो ये चार पांच उपाय क्या हो सकते हैं जिससे हम आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन, चरम मौसमी घटनाओं से जनित घटनाओं के आलोक में भी अगर इसे देखते हैं तो इन डिजास्टर्स को हम सीमित रख सकें। देखिए ऐसा हुआ था कि जब ये 2013 का डिजास्टर आया था केदारनाथ का, तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई। और एक मीटिंग जो है दिल्ली में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने कराई। उसमें एक प्रोफेसर थे जियो केमिस्ट्री के, उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया। और उसमें बड़ौदा यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर चैम्याल, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मैं गढ़वाल से था, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और प्रोफेसर डॉक्टर वीपी डिमरी साहब जो एनजीआरआई के डायरेक्टर रहे हैं, सारे लोग थे। और बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ और लास्ट में जो निष्कर्ष निकला पूरे दिन का, वो एक लाइन में था। वो डिस्कशन ये था कि हम हिमालय जैसा है, अगर हम उसको ऐसे ही रहने देंगे तो न तो यहाँ के वासियों को और न आने जाने वालों को किसी डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। अब मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। हमारी जितनी लिंक रोड है, जो लिंक रोड है, जो नेशनल हाईवे नहीं है, जो स्टेट हाईवे भी नहीं है, जो लिंक रोड है जो छोटे मोटे गांवों को जाती है और वो पक्के हैं, तो जो 20-25 साल पहले जिन सड़कों को बनाया गया और उनके ढालों से कोई छेड़खानी, उनके स्लोप से कोई छेड़खानी नहीं की गई, तो इतनी बारिश हो रही है वहां पे कोई लैंडस्लाइड नहीं हो रही है। अब होता क्या है कि जो नेचुरल स्लोप होता है वो 45 डिग्री 40 डिग्री पे होता है। अब जब आपको सड़क चौड़ी करनी है तो आपने उसको 90 डिग्री एकदम वर्टिकल कर दिया। तो जब आपने उसका नीचे, जिसको हम जो है एंगल ऑफ स्लोप बोलते हैं, वो जब आपने बिगाड़ दिया तो वो कैसे ऊपर का जो मटेरियल है उसको कैसे जो है वो रोक पाएगा। आपने किसी की टांग काट दी, फिर आप उसको कहते हो कि आप खड़े हो जाओ, तो खड़ा कैसे होगा। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारे जो पुराने लोग थे, उन्होंने नदियों से बहुत ऊपर गांव को बसाया था। उनको पता था कि हमें पानी की आवश्यकता है। वो पानी जो है नीचे से लाते थे, लेकिन उनको ये भी पता था कि हम नदी के किनारे अगर बसेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे लिए भी एक जो है ये खतरनाक है। इसलिए उन्होंने नदियों की घाटियों से काफी ऊपर अपने मकान बनाए। तो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास है। और जो हमारे पुराने लोग थे उन वो विज्ञान नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनको इतना अनुभव था। हर सड़क में आज जो उत्तराखंड बनने के बाद बनी हैं, उन वो सड़कें जो है भूस्खलन से प्रभावित हैं। और हमें कहते हैं कि आप सड़कों को मजबूत बनाइए, रिटेनिंग वॉल को बहुत अच्छा बनाइए, साथ में ट्रीटमेंट दीजिए उसको। और कंट्रोल डायनामाइट, जहां पे आपको लगता है, पहले तो जो है डायनामाइट का यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको करना पड़े, कहीं पे हार्ड रॉक है तो वहां पे आप कर सकते हैं, तो कंट्रोल डायनामाइट करिए। अनफॉर्चुनेटली जो मजदूर होते हैं
उनके पास बारूद होता है और वही जो है पहाड़ को तोड़ते हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है। तो दो तीन चीजें हम आपकी बात से सीख सकते हैं कि बहुत चौड़ी सड़कों की जगह हम सड़कें जो हैं वो कम चौड़ी और उनकी भली थोड़ी संख्या बढ़े लेकिन मजबूत हो, रिटेनिंग वॉल के साथ हो, एंगल ऑफ रिपोज जो है, जो ढलान का कोण है, जी उसको बिल्कुल तरीके से रखा जाए ताकि पहाड़ खड़ा रह सके। और जी दूसरी चीज आपने कहा कि विस्फोटकों का जो इस्तेमाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहां पर जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि 25 साल पहले जोशीमठ क्षेत्र में विस्फोटकों की रिकॉर्डिंग की थी एक न्यूज चैनल जिसके लिए मैं काम करता था, जिस तरह से वहां काम हो रहा था। और अभी भी मैं देख रहा हूं, एक ठेकेदार ये कह रहे थे भटवाड़ी में कि अगर मीडिया को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो हम इस पहाड़ को उड़ा के अभी सड़क बना सकते हैं, ये उनके शब्द थे। और तो इन इन चीजों से बचने की काफी जरूरत है। और आखिर में सर, ये जो दूसरे राज्यों में हो रहा है, क्या ये भी मोरलेस हम एक ही टेरेन मान के चलें? इस क्वेश्चन के साथ हम खत्म करेंगे ये पूरा ये हिमालयी क्षेत्र, या अलग जी अलग राज्यों के अलग अलग जियोमॉर्फोलॉजी हो सकती है और वहां पर अलग अलग नीतियां, बहुत ज्यादा अंतर तो शायद नहीं होगा। नहीं, हिमालयी जो राज्य हैं उनमें उनका जो है, अगर मैं लेह लद्दाख को छोड़ दूं, हम्म। क्योंकि उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, और वो एक तरह से एक ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डिजर्ट भी हम उसको कहते हैं। अगर मैं उसको छोड़ दूं तो बाकी हिमालयी क्षेत्र में हमारे जो लैंडफॉर्म हैं, जो भू आकृतियां हैं, वो एक ही जैसी हैं लगभग लगभग। जहाँ नदियां हैं वहाँ नदियों के द्वारा बनाई गई भू आकृतियां हैं, जहाँ नदियां नहीं हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं कॉलुवियल लैंडफॉर्म, मतलब ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण ऊपर पहाड़ी से जो मलबा गिरता है, उसके बाद लोग उसको जो है समतल करके वहाँ पे अपनी मकान बना लेते हैं, खेत बना लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी ऐसे जो टेरेसेस हैं, खेत हैं, वो इसी हिसाब से बनाए गए। लेकिन पूरा हिमालय जो है, चाहे आप नॉर्थ वेस्ट से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट की बात अगर हम करें पूरे हिमालय राज्यों की, तो लगभग लगभग जो है 90% भू आकृतियां एक जैसी हैं। और ये सारी भू आकृतियां वो हैं, देखिए हायर हिमालय में ग्लेशियर जो है वो भू आकृतियां बना रहा है, और लेसर हिमालय में नदियां बना रही है। ये दो मुख्य कारक हैं जो जिन्होंने यहाँ की जियोमोर्फोलॉजी को बनाया है। अब इनके द्वारा जो बनाया गया भू आकृतियां हैं, उनके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी भी तरह के पानी के एक्शन के लिए, चाहे रेनफॉल हो, चाहे रिवर के द्वारा टो इरोजन हो, चाहे आपका ग्रेविटी के कारण ऊपर का लूज मटेरियल आ रहा हो। लेकिन लूज मटेरियल जो नेचुरल होता है वेदरिंग के द्वारा, उसका रेट बहुत स्लो होता है। लेकिन जब हम पूरी पहाड़ी को हिला देंगे, उसको डिस्टर्ब कर देंगे, तो वो लूज मटेरियल फिर बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो ये सब चीजें जो है ध्यान में रखने वाली बात है। हमको हिमालय को समझना चाहिए कि इस हिमालय के साथ अगर हम छेड़खानी करेंगे तो ये हिमालय जो है फिर वायलेंटली रिस्पॉन्ड करेगा, और उसने किया है। तो जिस तरह से डॉक्टर सुंदरयाल ने हमें बताया कि हिमालय वायलेंट होता रहा है और आने वाले दिनों में अगर हम नहीं जागे तो ये घटनाएं और बढ़ेंगी। आपदाओं को होने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन इस तरह के विकास के मॉडल को जरूर अपनाया जा सकता है जो आपदाओं की जो मारक क्षमता है उसको घटाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो ज्वाइन भी करें। कमेंट जरूर करें, अगर किसी बात से असहमति है तो वो भी हमें जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में ही सुपर थैंक्स का एक विकल्प है जिसके जरिए आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे।